हाँ डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लोरेला का सेकेंड वीडियो देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया था 2 दिन पहले ही, और सेकेंड पार्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। अगर कोई क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में होगा या सेकेंड पार्ट में होगा, कमेंट के थ्रू आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें स्टार्ट करना बेटा। रिप्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर को, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक बेटा, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या है इसमें, तो लिख रखा है रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोरेला। क्लोरेला रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली। याद रखो बेटा, क्लोरेला में जो रिप्रोडक्शन है वो केवल एसेक्सुअल होगा, और वो भी कैसा होगा, तो बाय मीन्स ऑफ ऑटो ऑटोस्पोर्स। यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो ऑटोस्पोर के थ्रू होगा। ऑटोस्पोर को एप्लेनोस्पोर भी कहते हैं। एप्लेनोस्पोर मतलब क्या हुआ, अचल बीजाणु। ठीक है, जो ऑटोस्पोर है वो एप्लेनोस्पोर भी है, अचल बीजाणु है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, न फ्लैजला है न सीलिया है। क्लियर। द मोटाइल स्पोर्स और गैमेट्स, ठीक है, आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से कि इसमें मोटाइल स्पोर्स नहीं बन रहे हैं और न ही इसमें गैमेट्स बन रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर द सेल ग्रो इन साइज। यहाँ लिख रखा है ऑटोस्पोर के फॉर्मेशन के समय जिस सेल में ऑटोस्पोर बनना है बेटा, ऑटोस्पोर ग्रो इन साइज, वो साइज में बड़ा होता है। एंड इट्स कंटेंट जो अंदर का पदार्थ है उसका, वो डिवाइड होगा। ठीक है, अंदर का जो पदार्थ है, जैसे सेल साइज बड़ा करेगी सेल अपना साइज बड़ा करेगी, और उसके साथ ही जो उसमें पदार्थ भरा हुआ है वो 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, वो 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। लिख रखा है इसमें, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर द सेल ग्रो इन साइज एंड कंटेंट डिवाइड्स। ठीक है, और जब डिवाइड होगा तो कितने भाग में डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा 2 to 16 पार्ट में। याद रखिए, यहाँ लिख रखा है कि 2 से 16 हिस्से बन जाएंगे इससे। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, क्लोरेला का, इसको देख सकते हैं आप लोग। क्लोरोप्लास्ट है, पूरा कप शेप का, न्यूक्लियस है और सेल वॉल है। ठीक है बेटा, 2 से 16 डॉटर सेल्स बन जाएंगे बेटा, या डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। दीज डिविजन्स में ऑकर, याद रखो, दीज डिवीजन में ऑकर आर बोथ बोथ इन लाइट एज वेल एज इन डार्क। याद रखो बेटा, जो डिवीजन होगा सेल का, वो लाइट और डार्क कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दिन हो या रात हो, प्रकाश हो या अंधकार हो। सेल का डिवीजन होगा, प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन होगा। ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट सिक्रीट अ वॉल। ये देखिए बेटा, जितने भी प्रोटोप्लास्ट बनेंगे ये अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रीट कर लेंगे, दीवार बना लेंगे। एंड इज नाउ एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट सेल। वॉल बनने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो अपने जनक कोशिका की तरह ही दिखाई देगा बेटा, इन इट्स शेप, अपने शेप में। फिर बोल रहे हैं, जो उसका शेप होगा, डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा, देखो, दीज डिविजन्स में ऑकर बोथ डार्क एंड लाइट। ठीक है, जो डिवीजन होगा वो दिन में भी हो सकता है, यानी प्रकाश में भी हो सकता है, और अंधेरे में भी हो सकता है। और जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनेंगे आफ्टर डिवीजन, वो अपने चारों तरफ वॉल से क्रिएट कर लेंगे। और ये जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट हैं वो कैसे दिखे देंगे, नाउ एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट सेल। ये अपने पेरेंट सेल की तरह ही दिखाई देंगे अपने शेप के बेसिस पे। द ऑटोस्पोर्स लिबरेटेड बाई रैप्चर ऑफ पेरेंट सेल वॉल। याद रखो बेटा, ऑटोस्पोर लिबरेटेड, ऑटोस्पोर जो होंगे वो निकल जाएंगे बाहर। कैसे, अगर पेरेंट सेल वॉल रैप्चर करती है तो जो जिस भी सेल के अंदर ये ऑटोस्पोर बन रहे हैं वो जब फटेगी, रैप्चर करना मतलब फट जाएगी, तो ये लिबरेट कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर, देखो बेटा ध्यान से, द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर एंड फैक्टर गवर्निंग द प्रोसेस हैव बीन स्टडीड इन डिटेल। देखो बेटा, ऑटोस्पोर का बनना और ऑटोस्पोर बनाने के लिए जो जो कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है, उसकी डिटेल में स्टडी की गई है बेटा, उसकी डिटेल में स्टडी की गई है। किस में किया गया है, कौन सा ऐसा एल्गी है, कौन सा क्लोरेला का स्पीसीज है, तो क्लोरेला इलिप्सोइडिया में। ठीक है, ये लिख रखा है, क्लोरेला इलिप्सोइडिया एक स्पेशल स्पीसीज है जिस पे ये रिसर्च पूरा का पूरा किया गया है। एंड द फॉलोइंग 4 फेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड।
याद रखो बेटा। इस प्रोसेस जो पूरा प्रक्रिया पूरा होता है, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, 4 फेजेज होते हैं, ठीक है, और इन देयर लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेज होते हैं, 4 फेजेज होते हैं। ये कौन कौन से फेजेज होते हैं, इसको हम लोग लाइन वाइज देखेंगे। यहाँ देखो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख के समझ सकते हो कि होता क्या है। देखो बेटा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लोरेला की एक सेल दिख रही है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पूरा दिख रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और यही डिवीजन कर रहा है। जब डिवीजन कर रहा है तो इसके प्रोटोप्लास्ट यहाँ 4 टुकड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब इनकी नंबर बढ़ते हैं तो ये अपने वॉल को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ये ऑटोस्पोर बाहर निकल रहे हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो एकदम पेरेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कैसे दिख रहे हैं, अपने पेरेंट सेल की तरह ही दिख रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बेटा, स्टार्ट हो रहा है द ग्रोथ फेज। फर्स्ट फेज है, इसमें लिख रखा है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ड्यूरिंग दिस फेज, ये देखो बेटा, ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोस्पोर ग्रोज इन साइज। ऑटोस्पोर जो है साइज में बड़े होते हैं बेटा। बाय यूटिलाइजिंग, बड़े तो हो रहे हैं, तो बड़े हो कैसे रहे हैं ये, बाय यूटिलाइजिंग, वो यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, बाय यूटिलाइजिंग फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। जो उनका क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जिस भोज्य पदार्थ को बनाया है, प्रोडक्ट्स को बनाया है, उसका यूज करके, उसका उपयोग करके ये ऑटोस्पोर्स हैं अपने साइज को बड़ा कर ले रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अर्ली राइपनिंग फेज, ठीक है, जो मेच्योर हो रहे हैं ये, तो शुरुआत में क्या हो रहा है, इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है। इन दिस फेज, इस अवस्था के दौरान ग्रोइंग सेल, जो साइज सेल बड़े हो रहे हैं, ग्रोइंग सेल प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन। याद रखो बेटा, जो सेल ग्रोथ कर रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, वो अगले विभाजन की तैयारी कर रहे हैं बेटा, ठीक है, वो अगले विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है पोस्ट राइपनिंग फेज। पोस्ट राइपनिंग फेज, व्हाट इज पोस्ट राइपनिंग फेज? इन दिस फेज, ये देखो बेटा, इन दिस फेज, इस फेज के दौरान द सेल एक्चुअली डिवाइड, जो कोशिका है, जो ऑटोस्पोर जिस भी सेल से बने हुए हैं, वो जो सेल है, पेरेंट सेल जो है, वो वास्तविकता में डिवीजन कर रही है और दो दो सेल को बना ले रही है। ये जो घटना है ट्वाइस इन डार्क और इन लाइट, इन लाइट, ये रात में भी हो सकता है, दोनों समय हो सकता है, दिन में और रात में। याद रखो बेटा, जब ये क्रिया हो रही होती है तब हम लोग इसको कुछ ग्रुप में बांट देते हैं, कुछ फेजेज में बांट देते हैं। क्या यहाँ लिखा हुआ बेटा, ध्यान से पढ़िए इसको। ऑटोस्पोर फॉर्म इन डार्क, जो क्लोरेला का ऑटोस्पोर है वो जब रात में बनता है, इज नोन एज डार्क नेसेंट सेल। अगर ऑटोस्पोर का फॉर्मेशन रात में हो रहा है, डार्क में हो रहा है, अंधेरे में हो रहा है, तो उसे डार्क नेसेंट सेल कहते हैं, डीएन सेल। क्लियर? दीज इन टर्न गिव राइज टू फोटोसिंथेटिकली एक्टिव यूनिन्यूक्लियेट सेल। ये जो सेल हैं, किस सेल के बारे में बात हो रहा है? डीएन सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या डार्क नेसेंट सेल के बारे में बात कर रहा है। ये जो सेल्स हैं वो क्या कर रही है बेटा? ये जो सेल्स हैं वो दीज सेल्स टर्न गिव राइज टू फोटोसिंथेटिकली एक्टिव यूनिन्यूक्लियेट सेल। याद रखो बेटा, ये उन कोशिकाओं को पैदा कर रहे हैं, डीएन सेल्स, वो ऐसी कोशिकाओं को पैदा कर रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, वो काम करेंगी। और डेजिग्नेटेड एज, ठीक है, ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं? डेजिग्नेटेड एज डार्क एक्टिव सेल्स, डीए सेल, डार्क एक्टिव सेल। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम डार्क टू लाइट फेज। जब डार्क से लाइट में परिवर्तन हो रहा है, डार्क से अंधेरे से रोशनी बढ़ रही है, इस दौरान ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम डार्क टू लाइट फेज द सेल ग्रो इन साइज। याद रखो बेटा, कोशिका जो है अपने साइज को बड़ा करने लगता है। नेक्स्ट हेडिंग है, क्या है? तो फोर्थ है और नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें का, उसे बोलते हैं डिवीजन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द पेरेंट सेल वॉल रैप्चर एंड ऑटोस्पोर्स आर लिबरेटेड। याद रखो बेटा, इस क्रिया के दौरान या इस फेज के दौरान जो जनक कोशिका है, यानी क्लोरेला की जो जनक कोशिका है, उसकी सेल वॉल टूट जाती है बेटा, सेल वॉल जो है फट जाती है, और जो उसके अंदर मौजूद ऑटोस्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लिबरेटेड मतलब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, यानी डिवीजन फेज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला। ध्यान से बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला यहाँ लिखा हुआ है।
क्लोरेला का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में दोनों पहलू आ जाते हैं। क्लोरेला से अगर लाभ है तो वो भी, और नुकसान है तो वो भी। यहाँ पे हम लोग लाभ के बारे में बात करेंगे। ध्यान देखो बेटा, क्लोरेला क्लोरेला ग्रो एंड मल्टीप्लाई फास्ट अ वेराइटी ऑफ कंडीशन। याद रखो, अलग अलग कंडीशन में क्लोरेला जो है वो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। अलग अलग तरह के कंडीशन देने मिलने पे अलग अलग दशाओं में इसकी संख्या बढ़ने का जो काम है वो अलग अलग होता है। एंड देयरफॉर इट इज़ अ फेवरेट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। इसलिए क्लोरेला जो है, जितने भी वैज्ञानिक जो बायोकेमिकल का रिएक्शंस की स्टडी कर रहे होते हैं, बायोकेमिकल मटेरियल की स्टडी कर रहे होते हैं, उनके लिए क्लोरेला एक बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है जिस पे ये काम करते हैं। उनके लिए बहुत फेवरेट ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, अगर हम बात करें कि फेवरेट मटेरियल किस काम के लिए है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो स्टडी की जाती है उसके लिए क्लोरेला बहुत ही सूटेबल ऑब्जेक्ट है। याद रखिए बेटा, इट हैज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्लोरेला के पास बहुत ही अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इट हैज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। याद रखो बेटा, पोषक तत्व इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लोरेला में पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लोरेला कंटेन, ठीक है, प्रोटीन 50%। क्लोरेला में 50% प्रोटीन होता है, 20% कार्बोहाइड्रेट होता है एंड 20% कार्बोहाइड्रेट। याद रखो बेटा, यानी 90% तो यही सब हो गया। 50% के आसपास इसमें प्रोटीन है और 20% कार्बोहाइड्रेट और फैट है। बिसाइड मिनरल्स वाइटामिन, अमीनो एसिड, इन सब को छोड़ करके, क्लियर, इनकी मात्रा इतनी है। इन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, याद रखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है इन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा क्लोरेला इज यूज्ड एज हेल्थ सप्लीमेंट। याद रखो बेटा, यहाँ के जो लोग हैं, जो ये दोनों डेवलप कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लोग क्लोरेला को हेल्थ सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। बहुत अच्छे पोषक पदार्थ के रूप में ये यूज में लाते हैं इसे। इट आल्सो कंटेन क्लोरेला की हमारी बात हो रहा है बेटा, क्लोरेला आल्सो कंटेन एन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन। याद रखो बेटा, क्लोरेलिन, ठीक है। क्लोरेला के पास एक स्पेशल एंटीबायोटिक होता है जो ये अपने पास रखता है या ये प्रोड्यूस कर सकता है, क्लोरेलिन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो क्लोरेलिन है, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी बैक्टीरिया। ये बहुत ही कई तरह के जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ काम कर रहा होता है, ठीक है। यानी क्लोरेलिन देने पे वो बैक्टीरिया मारे जाएंगे या अपना ग्रोथ स्लो कर देंगे, ग्रोथ वृद्धि रोक देंगे वो। सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान एंड ताइवान आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्लोरेला। याद रखो बेटा, ये दोनों देश जो हैं वो क्लोरेला उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जिसको दुनिया भर के लोग, विकसित देश के लोग उसे कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं उसका। क्लोरेला आल्सो एक्ट एज एरेटिंग एजेंट। याद रखो बेटा, ये टॉपिक चेंज हो रहा है थोड़ा सा। क्लोरेला जो है वो एरेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर कहीं आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है, पहुंचाना है, उसकी तरह ये काम कर रहा है बाई रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रीस्टोरिंग ऑक्सीजन। जैसे कोई मान लो वाटर बॉडी है, कोई तालाब है, झील है, ठीक है, वहाँ का पानी जो है वो गंदा हो गया है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, वो प्रदूषित हो गया पानी। वहाँ पे अगर क्लोरेला को पहुँचा दिया जाए तो क्लोरेला उस जगह पे ऑक्सीजन रीस्टोर कर देगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा उस पानी में बढ़ा देगा। इसके साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा को कम कर देगा, ठीक है। तो क्लोरेला एक तरीके से उस पूरे एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है। सो दैट इज नोन एज एरेटिंग एजेंट इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। याद रखो, क्लोरेला फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम करेगा। दस ग्रोथ ऑफ दिस एल्गा इन सीवेज ट्रीटमेंट टैंक हेल्प इन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। याद रखो बेटा, बहुत अच्छा चीज़ है। ये बता रहा है इस कारण से ग्रोथ ऑफ दिस एल्गा, ये जो एल्गी है, जो शैवाल है, क्लोरेला है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या टैंक में करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट टैंक कहाँ क्या होता है, तो जो सीवर है, जैसे नहीं होता है कि शहरों का जो पानी है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ का जो पानी है, वो सीवर्स के थ्रू जब बाहर निकलता है शहर से, तो उसको किसी भी वाटर बॉडी में मिलाने से पहले उसे ट्रीट किया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है। इतना साफ़ किया जाता है कि वो जिस भी जगह डाला जाए वहाँ पोल्यूशन पैदा ना कर पाए, प्रदूषण न उत्पन्न कर दे, ठीक है। इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है और वहाँ पे एरोबिकली, यानी ऐसे बैक्टीरिया उस टैंक में डाले जाते हैं जो ऑक्सीजन का यूज करके जो वाहित मल है, ठीक है, जो सीवेज है,
उसको वो डिकम्पोज करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे यूज किए जाते हैं जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और डिकम्पोज करते हैं किसे, सीवेज को, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो ऑक्सीजन हम क्लोरेला के थ्रू पहुँचा सकते हैं। किसमें, तो सीवेज ट्रीटमेंट टैंक के अंदर। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज, याद रखो बेटा, क्लोरेला के बारे में बात हो रहा है फिर से। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एयर प्यूरीफायर। इसका उपयोग एयर प्यूरीफायर की तरह भी किया जा सकता है। और कौन करता है एयर प्यूरीफायर की तरह इसका उपयोग क्लोरेला का, तो न्यूक्लियर सबमरीन। याद रखो बेटा, ऐसे सबमरीन, ऐसी पनडुब्बियाँ जो महीनों महीनों समुद्र में अंदर डूबी रहती हैं और वो न्यूक्लिक मटेरियल से चलाई जा रही होती हैं, क्योंकि वो कई दिनों तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं, ठीक है। उसमें हम एयर प्यूरीफायर की तरह क्लोरेला को यूज करते हैं। एज वेल एज स्पेस व्हीकल में, जो अंतरिक्ष में जो जहाज़ जा रहा है या व्हीकल जा रहा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को और सामान को लेके जाता है, उसमें अगर एयर प्यूरीफायर चाहिए तो क्लोरेला को एज ए एयर प्यूरीफायर यूज किया जाता है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेट में और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बेटा। इसके साथ ही हम लोग का क्लोरेला का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ समाप्त हो रहा है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और क्लोरेला का टॉपिक भी आपका समाप्त हो जा रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ समाप्त हो रहा है और आप लोग क्लोरेला के दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। जैसा भी रिस्पॉन्स होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप हमको बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा बेटा।